हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे AS20 के चार्ट रिवीजन की। जैसा कि आपको दिख रहा है, चार्ट रिवीजन कहाँ से हो रहा है फिर से एक बार बता दूं। चार्ट रिवीजन हो रहा है मेरी AS की चार्ट रिवीजन बुक से। AS की चार्ट रिवीजन बुक जो मल्टी कलर बुक रहती है, जो A3 साइज में रहती है, और वो अवेलेबल है vsmartacademy.com वेबसाइट पर। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस, मतलब 250 के रुपीज 250 प्राइस में आपको मिल जाएगी। चलिए, AS20 का चार्ट रिवीजन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक हमने ग्रुप 2 के जो जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, हमने उनके कौन कौन से स्टैंडर्ड्स का चार्ट रिवीजन ऑलरेडी कर लिया है। इसमें चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो, सारे बच्चे ध्यान देंगे। जो ऑलरेडी टिक लग चुके हैं वो हमने कवर अप कर लिया है। अब मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से कवर अप ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके अलावा AS5 भी हो चुका है, ठीक है। AS7 भी हो चुका है, AS9 भी हो चुका है। ओल्ड सिलेबस में ये ग्रुप 1 में थे, पर न्यू सिलेबस में ये ग्रुप 2 में है। इसके अलावा अमेलगमेशन ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, और AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग जो सिर्फ न्यू सिलेबस का है, ओल्ड सिलेबस में नहीं है, वो कवर हो चुका है। AS18 नहीं हुआ, 19 नहीं हुआ, 20 हम आज कवर करेंगे तो इसलिए मैं इसको टिक लगा रहा हूं, ठीक है। 26 हम कवर कर चुके हैं, और आई थिंक 29 भी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे वाले कुछ कुछ अभी बचे, ईसॉप और कंसोलिडेशन। चलिए, तो हम अभी स्टार्ट करेंगे AS20 स्टार्ट करेंगे। इस चार्ट रिवीजन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो AS20 है इसमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कवर होते हैं। अब जैसे राइट इशू के केस में EPS कैसे निकालते हो, थोड़ा सा उसका कैलकुलेशन समझाना जरूरी है। डाइल्यूटेड EPS का कैलकुलेशन समझाना जरूरी है। टाइम वेट कैसे निकालते हैं, जब पार्टली पेड शेयर्स हो तो कैलकुलेशन समझाना जरूरी है। तो थोड़ा सा मैं इसको डिटेल डिस्कशन में ले जाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका जो वो अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो भी आपको समझ में आ जाए। AS20 अर्निंग्स पर शेयर, सबसे पहले ध्यान देंगे अपन प्रेजेंटेशन पार्ट पर, कि सर हम AS20 जो EPS AS20 के अकॉर्डिंग जो हम EPS निकालते हैं, सर हम उसको कहां प्रेजेंट करते हैं, हमें उसको कहां शो करना होता है। तो ध्यान से देखिएगा, हमें सबसे पहले तो EPS मतलब बेसिक अर्निंग पर शेयर और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, हमें दोनों अर्निंग पर शेयर निकालने पड़ते हैं। हमें दो टाइप के अर्निंग पर शेयर निकालने पड़ते हैं, एक होता है बेसिक अर्निंग पर शेयर और एक होता है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। दोनों के बारे में हम बात करेंगे। हमें कहां दिखाना पड़ता है, ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप आपको पता होगा कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट है, उसमें सबसे लास्ट में, उसी फॉर्मेट में सबसे लास्ट में आपको EPS दिखाना पड़ता है। आप बेसिक EPS भी दिखाएंगे, आप डाइल्यूटेड EPS भी दिखाएंगे, विद इक्वल प्रोमिनेंस टू बोथ, मतलब दोनों को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। ऐसा नहीं कि आपने डाइल्यूटेड EPS नहीं दिखाया तो चलेगा, नहीं, आपको बेसिक EPS और डाइल्यूटेड EPS दोनों दिखाना है। नेगेटिव EPS एंड डाइल्यूटेड EPS शैल आल्सो बी प्रेजेंटेड। सर क्या EPS, जब मैं EPS बोलूंगा तो बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों आएगा, तो सर क्या EPS नेगेटिव भी हो सकता है? यस। सर कैसे, क्यों? अगर हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट का नेट लॉस होता है कि नहीं? तो EPS कहां से निकलता है? EPS निकलता है अर्निंग्स से। अगर आपकी अर्निंग्स नेगेटिव हो सकती हैं, मतलब लॉसेस हो सकते हैं, तो आपका EPS भी नेगेटिव हो सकता है। तो अगर EPS नेगेटिव है तो भी दिखाया जाएगा। इसके अलावा कंसोलिडेट EPS एंड DEPS टू इन CFS, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी प्रेजेंटेड। अगर ऐसी कंपनी जो दो अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, सब मान लीजिए एक होल्डिंग कंपनी है जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है इंडिविजुअल, और एक कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है अपनी सब्सिडरी को इंक्लूड करके, तो ऐसे केस में EPS कौन सा कहां दिखाया जाएगा? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ अपना खुद की अर्निंग का EPS दिखाया जाएगा, जबकि कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम जो EPS दिखाएंगे वो भी कंसोलिडेट EPS ही दिखाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। सो दिस वाज प्रेजेंटेशन, ये आपको प्रेजेंटेशन के बारे में याद होना जरूरी है। हाँ, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेजरमेंट एंड रीस्टेटमेंट।
मतलब ईपीएस को कैसे मेजर किया जाएगा और कब कब ईपीएस को कहां कहां रीस्टेट किया जाता है। पहले हम बात करेंगे बेसिक ईपीएस की, जो बिल्कुल ही आसान है। पहली बात तो हम समझ लें कि ईपीएस के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक होती है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में हम सब जानते हैं हमें चाहिए अर्निंग्स और डिनोमिनेटर में हमें चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। न्यूमरेटर पे आते हैं। न्यूमरेटर पे आते हैं। सर अर्निंग तो हमें चाहिए, पर अर्निंग कौन सी चाहिए? अर्निंग चाहिए हमें EAESH। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, EAESH, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। मैं यहां पर अर्निंग बोलूं या नेट प्रॉफिट बोलूं, इट इज वन इन द सेम केस। दैट अर्निंग कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ये अर्निंग नेगेटिव भी हो सकता है। आई बात समझ में कि नहीं? तो अर्निंग कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, याद रखिएगा मेरी बात। तो EAESH चाहिए। सर ये EAESH कैसे निकलता होगा? EBIT में से इंटरेस्ट गया, EBT उसमें से टैक्स एक्सपेंस गया, ठीक है ना। जैसे नेट प्रॉफिट लॉस आया आपका, नेट प्रॉफिट लॉस में से आपका टैक्स एक्सपेंस गया। टैक्स एक्सपेंस में क्या क्या आता है? करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। जिन बच्चों को डेफर्ड टैक्स के बारे में नहीं पता वो AS22 में जरूर पढ़ लीजिएगा, AS22 में मालूम पड़ जाएगा। IPCC के बच्चे फिलहाल ये ध्यान न दे कि डेफर्ड टैक्स क्या होता है, क्योंकि उनके सिलेबस में AS22 नहीं है। इंटर के बच्चे जिनके सिलेबस में AS22 है, आई होप आपको पता होगा कि डेफर्ड टैक्स क्या होता है, डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है। तो अब माइनस आपको करना पड़ता है टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस में दो चीजें आती है, टैक्स करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। इसके अलावा प्रेफरेंस डिविडेंड आपको माइनस करना पड़ता है, क्योंकि आप जो अर्निंग निकाल रहे हो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए निकाल रहे हो, याद रखिएगा। और इक्विटी के लिए जो भी अर्निंग निकलेगी वो प्रेफरेंस वालों को पे करने के बाद निकलेगी। और अगर आपने प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया है तो उसके ऊपर अगर आप सीडीटी पे कर रहे हो तो सीडीटी को भी माइनस करना पड़ेगा। जैसे ही आपने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया, सीडीटी माइनस कर दिया, तो आपका जो अर्निंग आएगा दैट इज कॉल्ड अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स या नेट प्रॉफिट लॉस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये अब हो गया आपका न्यूमरेटर। बेसिक ईपीएस निकालने के लिए आपको न्यूमरेटर आपका मिल गया। अब आपके चाहिए आपको डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हम बेसिकली क्या लेते हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बिल्कुल ठीक बात, तो हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लेना है। बट यहां पर दिक्कत है। दिक्कत क्या है? अगर मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कुछ शेयर्स, कंपनी के पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा था कुछ शेयर्स का, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कुछ शेयर्स इशू किए बीच में कहीं पर, कुछ शेयर्स बायबैक किए बीच में कहीं पर, कुछ शेयर्स का राइट इशू कर दिया, कुछ शेयर्स बोनस इशू कर लिए। तो ऐसे डिफरेंट केसेस में आप कौन से नंबर ऑफ शेयर्स लोगे? लास्ट में जो क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो नहीं, ओपनिंग वो नहीं, हम निकालेंगे वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। सर ये वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा? आपको ये देखना है कि जो शेयर्स इशू किए गए हैं वो कौन सी डेट पे इशू किए गए, वहां की डेट से लेकर ईयर एंडिंग तक कितने टाइम तक वो आउटस्टैंडिंग थे। अगर कंपनी के पास ओपनिंग में कुछ शेयर्स रखे थे तो वो तो पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग थे। बीच में इशू किया गया मान लीजिए जुलाई में, तो जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ्स आउटस्टैंडिंग थे, तो इसमें 9 का टाइम वेट लगेगा। बायबैक किए गए शेयर्स को तो उतना पोर्शन माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कंपनी ने शेयर्स को बायबैक किया 1 फरवरी में, तो फरवरी और मार्च में वो शेयर्स थे ही नहीं, तो टेक्निकली 2 महीने हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको वेटेड एवरेज करना पड़ता है। इसमें ओपनिंग इक्विटी शेयर्स हो उसका वेटेड एवरेज, न्यू इशू किया, बॉट बैक किया, व्हाटएवर, इनटू टाइम वेट। यहां पर टाइम वेट मतलब 9/12, 2/12, 3/12, 4/12 डिपेंड करता है। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि ओपनिंग शेयर्स थे 1 लाख, तो ओपनिंग मतलब बिगिनिंग में, ईयर के बिगिनिंग में, तो मैं मान के चलूंगा कि इंटू 12/12 होगा, मतलब ये पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग होंगे, तो इसका मतलब ये 1 लाख ही आया। बट उसके बाद कंपनी ने कुछ शेयर्स का बायबैक किया। कितने शेयर्स का बायबैक किया? मान लीजिए 25,000 शेयर्स का बायबैक किया। सर कब किया बायबैक? मान लीजिए 1 जनवरी को किया। कब किया सर? 1 जनवरी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब ये जो बायबैक वाले शेयर से 25,000 टेक्निकली ये ऊपर के 1 लाख में शामिल थे, और आप 1 लाख के ऊपर 12/12 का वेट कर चुके हो, टाइम वेट दे चुके हो, मतलब आप मान चुके हो कि ये तो पूरे साल भर आउटस्टैंडिंग थे। पर देखा जाए तो ये जो 25,000 हैं ये सिर्फ अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आउटस्टैंडिंग थे, जनवरी, फरवरी, मार्च में आउटस्टैंडिंग नहीं थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे इंटू 3/12 और ये माइनस कर दोगे। क्यों?
क्योंकि इस 25,000 के ऊपर कहीं ना कहीं जो ये 25,000 है ये ऊपर के 1 लाख में शामिल था और आपने 12 का वेट दे दिया था, जिसमें से आपको 3 का वेट हटाना पड़ेगा। तो इसमें से आप माइनस करोगे, कैलकुलेटर ये रहा, इंटू 3/12, तो आप 6250 माइनस करोगे और आप बोलोगे कि ऑन एन एवरेज साल भर में 93,750 शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहे। सर ओरिजिनली तो 1 लाख माइनस 25, क्लोजिंग में तो 75,000 आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग में 75 है, ओपनिंग में 1 लाख है, ड्यूरिंग द ईयर जो 25,000 है वो बीच में कहीं पर रिडीम हुए, मतलब बायबैक हुए, तो आप बोलोगे सर ड्यूरिंग द ईयर 93,750 शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे, इनके बेसिस पे ईपीएस निकलेगा। ठीक है, आई होप आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो ये था बेसिक अर्निंग पर शेयर। अच्छा, इसके लिए डिटेल में मैंने कुछ ये दिया हुआ है कि टाइम वेट कब से लेना चाहिए। टाइम वेट फ्रॉम व्हेन, कब से टाइम वेट लेना है। अगर पब्लिक इशू हुआ है तो जब आपको कैश रिसीवेबल होना था, सीधी बात है, अलॉटमेंट डेट, आप इसको अलॉटमेंट डेट बोल सकते हो, क्योंकि जिस दिन कंपनी अलॉट करती है उस दिन से कैश रिसीवेबल हो जाता है। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। मान लीजिए कंपनी ने अपने डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया इक्विटी में, वो भी तो इक्विटी शेयर बन गए। जब वो इक्विटी शेयर बन गए, जिस डेट पे कन्वर्जन हुआ वहां से वो इक्विटी शेयर बन गए, तो वो भी तो आपके ईपीएस की कैलकुलेशन में आएंगे, कन्वर्जन डेट। ठीक है, तो सर इनका जो डिविडेंड होगा, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट और डिविडेंड, वो भी कन्वर्जन डेट तक लिया जाएगा ईएएसएच निकालने के लिए। इशू इन ल्यू ऑफ, क्या लिखा है भाई, इशू इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑन अदर लोन्स। मान लीजिए मैंने बैंक से एक लोन लेके रखा था और मुझे बैंक को वो लोन रीपे करना था, पर मैं किसी कारण से बैंक को लोन रीपे नहीं कर पाया, ना इंटरेस्ट पे कर पाया ना प्रिंसिपल पे कर पाया। बैंक ने मुझे बोला कि ठीक है, अब आप हमें लोन पे रीपे नहीं कर रहे हो तो आप हमें अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर इशू करिए। ओहो, मतलब मैंने अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर इशू किए क्योंकि मैंने लोन नहीं पे रीपे कर पा रहा हूं इसीलिए। तो जिस दिन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग हुआ था उस दिन से लेकर, व्हेन द इंटरेस्ट सीजेस टू, सॉरी आउटस्टैंडिंग नहीं, मान लीजिए कंपनी ने बोला, बैंक ने बोला कि 1 जुलाई से हम आपसे इंटरेस्ट वगैरह चार्ज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप हमें अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर दे रहे हो, तो हम मान रहे हैं कि आपका लोन खत्म हो रहा है, तो 1 जुलाई से हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। मान लीजिए ओरिजिनली मैंने इक्विटी शेयर इशू करते करते मुझे 15 जुलाई लग गया, पर 1 जुलाई से इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा है, तो जिस दिन से इंटरेस्ट चार्ज होना बंद हो जाएगा, सीजेस टू अक्रू, उस दिन से माना जाएगा कि ये जो इक्विटी शेयर मैंने इशू किए थे 1 जुलाई से लेकर इशू हुए, भले अलॉटमेंट करते करते 15-20 दिन, 1 महीना 2 महीना लग जाए, सीजेस टू अक्रू इंटरेस्ट। सर ये इतना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इशू इन एक्सचेंज ऑफ लायबिलिटी सेटलमेंट, सेम। मान लीजिए मुझे किसी लायबिलिटी को सेटल करना है, मुझे अपने क्रेडिटर्स को पे करना है, मैंने उनको बोला कि मैं कैश नहीं पे कर पाऊंगा, मैं आपको इक्विटी शेयर इशू करूंगा, तो ठीक है, जिस दिन सेटलमेंट किया मैंने, जिस दिन सेटलमेंट मैंने किया उस दिन से माना जाएगा कि मैंने इक्विटी शेयर इशू किया उसको। इशू इन केस ऑफ अमेलगमेशन, ये इंपॉर्टेंट है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है तो उसको अमेलगमेशन बोलते हैं, वो AS14 अमेलगमेशन में आता है, और AS14 अमेलगमेशन में हमें 2 मेथड बताए गए, परचेज मेथड और पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। याद आ रहा है कि नहीं? और आपको पता होगा कि जब वो कंपनी टेक ओवर करती है तो हमें पीसी पे करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, जनरली पीसी इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में पे करते हैं। तो एक कंपनी जो अपने इक्विटी शेयर इशू कर रही है पीसी के फॉर्म में, वो भी तो इक्विटी शेयर इशू हुए ना, उन इक्विटी शेयर्स का टाइम वेट कब से लिया जाएगा? अगर परचेज मेथड है फ्रॉम द एक्विजिशन डेट, जो डेट ऑफ एक्विजिशन है, मान लीजिए पूरे साल भर में सपोज डेट ऑफ एक्विजिशन थी 1 नवंबर, तो 1 नवंबर से। पर अगर मर्जर मेथड है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। सर ऐसा क्यों? आपको याद होगा मर्जर में हम मान के चलते हैं कि जो दो कंपनी आपस में मर्ज हुई है वो तो सब कुछ, सबका जो अर्निंग है एक बराबर लेके मर्ज हुई है, मतलब मर्जर में हमें मान के चलना पड़ता है कि ऑल एसेट्स लायबिलिटीज हमारे पास शुरू से थी, तो मर्जर के केस में मानना पड़ेगा कि शुरू से ही वो हमारी कंपनी थी, वो तो सिर्फ अलग नाम पे थी, अब हमारा नाम एक हो गया। तो मर्जर के केस में बिगिनिंग से टाइम वेट लिया जाएगा, मतलब 12/12 का वेट लिया जाएगा। मैं अगेन बोल रहा हूं, ये जो जितना भी मैंने आपको फ्रॉम व्हेन करवाया है ये ज्यादा एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सीएफ फाइनल में ज्यादा काम आता है। तो ये था आपका बेसिक अर्निंग पर शेयर। अब आते हैं अपन डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, जो कि इंपॉर्टेंट भी है।
डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। सर ये डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर होता क्या है? सर ये डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या होता है? बच्चों डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर तब निकाला जाता है जब कंपनी में पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग पड़े हैं। सर ये क्या होता है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स? सर नॉर्मल इक्विटी शेयर्स तो सुना है, इक्विटी शेयर्स। बेटा जो नॉर्मल इक्विटी शेयर्स होते हैं उसको बोला जाता है ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। ये वर्ड इंपॉर्टेंट याद रखना, ऑर्डिनरी। पर अगर मान लीजिए कंपनी में कुछ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, ऐसे डिबेंचर्स जो आगे चल के इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो आगे चल के इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को ईसॉप का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब आगे चल के एम्प्लॉइज को हम इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। कंपनी के पास शेयर वारंट्स आउटस्टैंडिंग रखे हैं, मतलब वो शेयर वारंट मतलब कंपनी ने पैसे ले लिए हैं पर कंपनी ने शेयर वारंट अभी तक शेयर इशू किए नहीं है, पर आगे चल के शेयर इशू करना पड़ सकता है। आप इन सभी बातों में कुछ कॉमन देख पा रहे हो? कॉमन ये है कि इन सभी में कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ईसॉप, शेयर वारंट्स, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, कंपनी ने पैसे ले लिए हैं अभी तक कंपनी ने अलॉटमेंट नहीं किया। ये सब चीजें वो हैं जहां पर फ्यूचर में, अब वो कमिंग फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, 5 दिन बाद, 50 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, फ्यूचर में कंपनी इक्विटी शेयर इशू करने वाली है और हमें लगता है कि हमें इक्विटी शेयर इशू करना पड़ सकता है। ऐसी जो भी सिक्योरिटीज होती हैं, चाहे वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो, शेयर वारंट्स हो, ईसॉप हो, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हो, ये जितने भी सिक्योरिटीज हैं, ये सब की सब सिक्योरिटीज को बोला जाएगा पोटेंशियल इक्विटी शेयर। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। मैं हमेशा इसका एग्जांपल आपको इस तरीके से देता हूं कि जो सीए स्टूडेंट है वो आने वाला फ्यूचर का पोटेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हम यही बोलते हैं ना भाई, तुम भावी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मतलब तुम फ्यूचर के चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम्हारे में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, ऐसा। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, जब भी कंपनी के पास ऐसे इक्विटी ऐसे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होते हैं तो कंपनी करंट ईयर में बेसिक ईपीएस के अलावा डाइल्यूटेड ईपीएस भी निकालती है। सर अब ये वर्ड डाइल्यूटेड कैसे आया? सिंपल सी बात बोलो, बेसिक ईपीएस के लिए हमें लगता है न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अगर मैं आपको बोलूं कि डिनोमिनेटर को जितना बढ़ाते जाओगे तो आपका ओवरऑल ईपीएस गिरेगा कि बढ़ेगा? ऑब्वियसली आपका ईपीएस गिरेगा। क्यों सर? डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो आंसर छोटा आएगा। तो ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का रिलेवेंस क्या है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स मतलब फ्यूचर में ये इक्विटी होने वाला है। तो AS20 कहता है कंपनी को कि आप अगर अपनी प्रेजेंट अर्निंग को ध्यान में रखते हुए इन पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को भी जोड़ दो डिनोमिनेटर में, तो डेफिनेटली आपका ईपीएस गिरेगा। आप वो भी निकालिए। फिर से बोल रहा हूं, आपकी करंट अर्निंग बेस्ड ऑन योर करंट कैपेसिटी, अगर ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आगे चल के इक्विटी बन गए तो ये भी आपके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो वो जो ईपीएस आएगा वो भी निकाल के बताइए। सर क्यों? बेसिकली लॉ ये चाहता है कि यूजर्स को, शेयर होल्डर्स को स्पेशली, ना सिर्फ बेसिक अर्निंग पर शेयर के दर्शन कराए जाए, उनको डाइल्यूटेड के भी दर्शन कराए जाए। मतलब उनको आने वाले फ्यूचर के बारे में भी बताया जाए कि भाई देखो कंपनी एज पर करंट कैपेसिटी ऑफ अर्निंग आगे चल के कंपनी का ईपीएस गिर सकता है, क्योंकि आगे चल के कंपनी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, बट उनसे कंपनी की एडिशनल कोई अर्निंग नहीं होगी, क्योंकि नया इशू तो होगा नहीं ना भाई। ईसॉप के केस में एम्प्लॉइज को जब हम शेयर ऑप्शन देंगे तो उसमें नया कुछ इशू तो होगा नहीं, हमने तो पहले से ही कमिटमेंट किया था। डिबेंचर्स को जब कन्वर्ट करेंगे तो कुछ नया पैसा तो आएगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। होता क्या है, जब आप डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे बिकॉज ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, और आपका न्यूमरेटर कुछ खास नहीं बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा भी तो ज्यादा नहीं बढ़ेगा, इससे आपका ईपीएस गिर जाएगा। अगर आपका ईपीएस, आपके बेसिक ईपीएस गिर जाता है तो गिरेगा, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब किसी भी चीज का इंपैक्ट को कम करना। अगर आपका ईपीएस 10 है बेसिक ईपीएस और आपका डाइल्यूटेड ईपीएस 8 है, तो यही है डाइल्यूशन, कि 10 से वो 8 हो गया। तो डाइल्यूटेड ईपीएस मतलब डाइल्यूटिव अर्निंग पर शेयर। कभी कभार आपका अगर 10 ईपीएस था, बेसिक ईपीएस था, और आपका डाइल्यूटेड ईपीएस 12 हो गया, तो उसको बोलेंगे एंटी डाइल्यूटिव, मतलब उल्टा बढ़ गया। सर ऐसा भी होता है? हो सकता है। एस कहता है कि अगर एंटी डाइल्यूटिव
अर्निंग पर शेयर आता है कैलकुलेट करके, तो आपको उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू डिस्क्लोज। अब ये डायल्यूट, अच्छा एंटी डायल्यूटेड ईपीएस मतलब ईपीएस इंक्रीज हो गया, डायल्यूटेड ईपीएस मतलब ईपीएस डिक्रीज हो गया। अब ये निकालते कैसे? सिंपल सी बात है, अभी तक हम क्या बोल रहे थे भाई, न्यूमरेटर बराबर डिनोमिनेटर बेसिक ईपीएस के लिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल सी बात याद रखिएगा, न्यूमरेटर आपका क्या था, EAESH अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसमें आप प्लस करेंगे। सोचो अगर आप अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करोगे तो आपको कौन सी चीज की सेविंग होगी, फ्यूचर में आप इंटरेस्ट पे नहीं करोगे तो आपका इंटरेस्ट का सेविंग हो जाएगा, इंटरेस्ट सेविंग माइनस टैक्स। तो नेट ऑफ टैक्स की जो इंटरेस्ट की सेविंग होगी उससे आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करोगे इक्विटी में तो फ्यूचर में किस चीज की सेविंग होगी, डिविडेंड की। तो यहां पर इंटरेस्ट के बदले क्या आ जाएगा, डिविडेंड, पर उसमें टैक्स नहीं आएगा सीधा। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी आपकी क्या आ रहे थे, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स का वेटेड एवरेज तो आपने ऑलरेडी ले लिया था। आप इसके अलावा और क्या लोगे, इसके अलावा आप वेटेड एवरेज लोगे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का, कि करंट ईयर में कितने टाइम तक वो हमारे कंपनी में आउटस्टैंडिंग बने रहे। फॉर एग्जाम्पल 2021 इज द फाइनेंशियल ईयर, आपने 1 अगस्त को कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किया। कब इशू किया, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कब इशू किया, 1 अगस्त को इशू किया। और कन्वर्जन कब होगा, आफ्टर 5 इयर्स। कन्वर्जन होगा आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद कन्वर्जन होगा। तो हम बोलेंगे कि करंट ईयर में ये कितने महीने आउटस्टैंडिंग था, ये जो सिक्योरिटी है अगस्त में आई, तो अप्रैल मई जून जुलाई में नहीं आई, मतलब 4 महीने नहीं थी, तो 12 में से 4 गए, कितने, ये 8 महीने आउटस्टैंडिंग था। तो आप इसको करोगे इंटू 8/12। आया समझ में कि नहीं, क्लियर। सपोज ये करंट ईयर में ही कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया करंट ईयर में ही, कन्वर्टेड ऑन 1 मार्च 2021। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे अब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 6 महीने, 6 महीने कैसे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 7 मंथ्स। तो आप बोलोगे 7/12, ये बेसिकली 7/12 7 महीने तक पोटेंशियल रहा। मार्च से ये ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर बन गया, तो वो तो आपके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी इस वाले में तो आ चुका होगा, मार्च से लेकर उसका टाइम वेट यहां आ चुका होगा 1 महीने का, पर 7 मंथ्स का टाइम वेट आप अलग से लोगे। आई बात समझ में। सो न्यूमरेटर डाइल्यूटेड, आपका न्यूमरेटर भी डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब डिपेंड करता है। तो नेट प्रॉफिट लॉस अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो आपका ऑलरेडी था, इसमें पोस्ट से टैक्स सेविंग इन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अगर आपके डिबेंचर्स कन्वर्टेबल है, सेविंग इन प्रेफरेंस शेयर्स ऑन कन्वर्जन, प्रेफरेंस शेयर जब कन्वर्ट होंगे तो उसका सेविंग, और उनके ऊपर कोई सीडीटी डीडीटी है तो उनका भी सेविंग। डिनोमिनेटर में वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर्स फॉर बेसिक ईपीएस तो आपने लिया ही हुआ है, इसके अलावा न्यू इशू ऑन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स या इशू ऑफ स्टॉक ऑप्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मैं आपको बताऊंगा, ये बेसिकली ईसॉप है, ये मैं आपको बताऊंगा करके कि इसको कैसे करते हैं इनटू टाइम वेट। आया समझ में। ईसॉप के केस में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, ईसॉप के केस में पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमने अपने एम्प्लॉइज को 10,000 ईसॉप दिए, 10,000 ईसॉप दिए एट एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 30, जबकि मार्केट प्राइस है फॉर एग्जाम्पल 50। अब आप देखिएगा किसमें पोटेंशियल क्या है। आप बोलोगे भाई 10,000 इंटू 30, आगे चल के जब मुझे अपने एम्प्लॉइज को शेयर इशू करने पड़ेंगे तो 10,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे 30 के हिसाब से, तो मेरे पास कितनी फंडिंग आएगी, मेरे पास इतने फंड्स रेज होंगे टू बी रेज्ड इन फ्यूचर। अगर यही सेम फंड्स
मैं मार्केट से इशू करता तो मार्केट प्राइस पे इशू करता, अगर यही सेम फंड्स में इंप्लॉइज के बजाय मार्केट से इशू करता तो मैं 50 रुपए में इशू करता, तो डिवाइड बाय 50, मतलब मुझे सिर्फ 6000 शेयर्स इशू करने पड़ते। मतलब जो काम मेरा 6000 शेयर्स में हो सकता है उसके लिए मैं 10,000 शेयर्स इशू कर रहा हूं, तो टेक्निकली 4000 शेयर्स में ऐसे इशू कर रहा हूं जिनके अगेंस्ट मुझे कोई फंड्स नहीं मिल रहे, और जिनके अगेंस्ट हमें फंड्स नहीं मिलते, यही तो आपका डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं। ये जो आपके 10,000 ईसॉप है ये पोटेंशियल है, पर इनमें से कितने ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपके अर्निंग पर शेयर को डाइल्यूट कर सकते हैं? सिर्फ 4000, क्योंकि 6000 के लिए तो हम 3 लाख रुपए ले रहे हैं ना, कंपनी में पैसा आ रहा है 3 लाख रुपए, कितने के बराबर का? 6000 के शेयर्स का बराबर का, पर 4000 के शेयर्स के बराबर का पैसा नहीं आ रहा है। तो 4000 के शेयर्स टेक्निकली देखा जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट में इशू कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी अर्निंग नहीं होगी। 6000 के शेयर्स के लिए आप 3 लाख रुपए ले रहे हो, जिससे आपकी आगे चल के अर्निंग बढ़ेगी, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप पैसा ले रहे हो 3 लाख रुपए आगे इन्वेस्ट करोगे कंपनी में तो अर्निंग भी बढ़ेगी, पर 4000 शेयर्स पर कोई अर्निंग नहीं बढ़ेगी, उससे आपका डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा सिर्फ, तो इसीलिए यहां पर लिखा फ्री ऑफ कॉस्ट वाले। समझ में आया मेरी बात? तो दिस वाज डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। आई होप आपको इतना पोर्शन समझ में आया हो। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स के कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ईसॉप फॉर फ्री ऑप्शन जो मैंने अभी आपको बताया, शेयर वारंट, शेयर वारंट तो हमेशा रहेगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये याद रखिएगा एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। अब क्या बचा? अब बचा हमारा राइट इशू। राइट इशू में थोड़ी देर बात करवाऊंगा, अपन अभी आएंगे स्पेशल केसेस पे। क्या स्पेशल केसेस है? रिड्यूस क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड इफ प्रपोज्ड और नॉट। हाँ याद रखिएगा, यहां जब हम डिविडेंड माइनस कर रहे थे प्रेफरेंस डिविडेंड, जब आप न्यूमरेटर के निकालने के लिए ईएएसएच निकालने के लिए प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर रहे थे ना, अगर आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो आप हमेशा माइनस करोगे, चाहे आपका डिविडेंड प्रपोज हुआ है चाहे नहीं हुआ है, चाहे डिक्लेयर हुआ है चाहे नहीं हुआ है। रिड्यूस नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड ओनली इफ प्रपोज्ड। हाँ, पर अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव नेचर के तो आप सिर्फ माइनस तभी करोगे जब डिक्लेयर हुआ हो। यहां प्रपोज के बजाय अगर आप डिक्लेयर लिखोगे तो ज्यादा सही है, ठीक है। दूसरा, डिफरेंट फेस वैल्यू और पार्टली पेड शेयर्स। अभी तक हम ये मान के चल रहे थे डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर रहे हैं ना, हम यहां पर देखो एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, कि हमारे इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप है और सिंगल फेस वैल्यू के हैं। पर क्या हो अगर मान लीजिए आपके इक्विटी शेयर्स कुछ ऐसे हैं, 1,10,000 रुपीज फेस वैल्यू, 1,00,000 नंबर्स, 150 नंबर्स, 20 रुपीज फेस वैल्यू, फिर क्या करोगे? तो भी क्या 1,00,000 और 150 डिवाइड बाय 250 करोगे क्या? नहीं। अब आप ये ईपीएस निकालने के लिए जो वेटेड एवरेज 250 का नहीं करोगे भाई, नंबर्स के केस में नहीं करोगे, तो क्या करोगे? ऐसे केस में आप बोलोगे 1,00,000 इंटू 10 कितना हो गया? 10 लाख। 150 इंटू 10 इंटू 20 30 लाख, ये आ गया 40 लाख। हम ये करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, हम निकालेंगे वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर कैपिटल, और हम डिनोमिनेटर में नंबर्स के बजाय अब अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल डालेंगे, मतलब 40। तो सर इससे ईपीएस तो आएगा नहीं, अर्निंग पर शेयर तो आएगा नहीं, अब आ जाएगा अर्निंग पर रुपी, ईपीआर आएगा। 1 रुपए पर कितनी अर्निंग है, क्योंकि आपने डिवाइड बाय अमाउंट किया है, और उस ईपीआर को आप वापस से फेस वैल्यू या पेड अप वैल्यू से इंटू कर दोगे, तो आपका आ जाएगा ईपीएस। जो आपका ईपीआर आएगा उसको वापस से 10 रुपए और 20 रुपए से इंटू कर देंगे, उसको बोलेंगे ईपीआर। ऐसा ही सेम आपको पार्टली पेड के केस में करना है। जैसे मान लीजिए 10 है, अब ये 10 रुपए का फेस वैल्यू है बट 8 पेड अप है, तो आप इंटू करोगे यहां पर 8 से। आया समझ में कि नहीं? और अगर यहां पर कोई टाइम वेट है, बीच में कोई इशू है, वैसे करके, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो यहां लिखा है यूज अमाउंट ऑफ इक्विटी कैपिटल इंस्टेड ऑफ नंबर्स। ऐसे केस में क्या मिलेगा? ऐसे केस में ईपीआर मिलेगा, और ईपीआर को किससे इंटू करेंगे? पेड अप शेयर से, पेड अप से इंटू करेंगे।
तो ये क्या मिलेगा, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। बोनस के केस में और शेयर स्प्लिट और शेयर रिवर्स स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट मतलब कंसोलिडेशन, स्प्लिट मतलब जैसे 100 रुपए का शेयर है, आपने 100 रुपए का एक शेयर है, आपने 10 रुपए के 10 शेयर में कन्वर्ट कर दिया उसको। रिवर्स स्प्लिट मतलब कंसोलिडेशन, 10 रुपए का एक शेयर है, आपने 100 रुपए के 10 रुपए के 10-10 शेयर को कंबाइन करके एक शेयर बना लिया 100 रुपए का। ऐसे केस में आप हमेशा टाइम वेट में 12/12 लेंगे, चाहे बोनस हो, चाहे स्प्लिट हो, चाहे रिवर्स स्प्लिट हो, आप हमेशा टाइम वेट कितना लेंगे, 12/12। और इसके अलावा 12/12 टाइम वेट लेने के अलावा एडिशनली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लास्ट फाइनेंशियल ईपीएस को क्या करना पड़ेगा, रीस्टेट करना पड़ेगा। सर ये रीस्टेट मतलब जो आपने लास्ट ईयर में ईपीएस निकाला होगा वो आप करंट ईयर के करस्पॉन्डिंग कंपैरेटिव में दिखा रहे होगे। हम जब भी करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसमें हम प्रीसीडिंग पीरियड के भी कंपैरिजन दिखाते हैं, तो वो कंपैरिजन वाला ईपीएस दिख रहा होगा, पर वो कंपैरिजन वाला ईपीएस तो लास्ट ईयर की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। आपने करंट ईयर में अगर बोनस इशू किया है, स्प्लिट किया है, रिवर्स स्प्लिट किया है, मतलब कंसोलिडेशन किया है, तो आप ये मान लोगे कि यही बोनस पिछले साल होता तो हमारा पिछले साल का ईपीएस कितना होता। स्प्लिट अगर मैं करंट ईयर में न करता, लास्ट ईयर में करता, तो मेरा पिछले साल का ईपीएस कितना होगा। तो आपको करंट पिछले साल का ईपीएस आपको रीस्टेट करके करंट ईयर के कंपैरिजन में दिखाना पड़ेगा ताकि आप उसको कंपेयर कर सको। ठीक है, अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, राइट इशू। सर ये राइट इशू के केस में ईपीएस कैसे निकालते हैं, बेसिक ईपीएस कैसे निकालते हैं, हम यहां पर बात करेंगे बेसिक ईपीएस की। राइट इशू के केस में बेसिक ईपीएस कैसे निकालते हैं, हम ये बात क्यों कर रहे हैं। राइट इशू ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका टाइम वेट करना बहुत तकलीफ वाला काम होता है। सर ऐसा क्यों, नॉर्मल पब्लिक इशू में क्या होता है, कंपनी को पूरा पैसा मिलता है मार्केट रेट पर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बोनस इशू में कंपनी को पैसा मिलता ही नहीं है, इसीलिए कंपनी मान के चलती है बोनस इशू में क्यों हम 12/12 कर रहे हैं, पता है क्यों, क्योंकि कंपनी टेक्निकली कुछ पैसा ले नहीं रही है, कंपनी तो बोल रही है कि हम अपने एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स में से आपको शेयर इशू कर रहे हैं, जो हमारे पास प्रॉफिट रखे थे अब वो शेयर कैपिटल बन जाएगा, तो टेक्निकली प्रॉफिट तो हमारे पास शुरू से पड़े हुए, तो शुरू से पड़े हुए तो इसलिए 12/12 कर लोगे, तो प्रॉफिट से ही आपने दिया। राइट इशू में दिक्कत वाली बात यह है कि राइट इशू में कंपनी पैसा लेती भी है पर मार्केट प्राइस पर नहीं लेती। राइट इशू में हम जनरली अपना शेयर इशू करते हैं थोड़ा सा कंसेशनल प्राइस पे, डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंट पे इशू करते हैं, तो इसमें राइट इशू में कुछ पोर्शन बोनस का भी शामिल होता है, इसीलिए राइट इशू की कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब उस कैलकुलेशन को, डिफरेंट कैलकुलेशन को करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। क्या स्टेप्स हैं, स्टेप्स याद रखने से पहले याद रखिएगा आपको 2 प्राइजेस चाहिए, 2 भी नहीं 3 प्राइजेस आपको पता होने चाहिए। पहला राइट इशू प्राइस, राइट इशू प्राइस मतलब आपने जो राइट इशू अनाउंस किया है कितने रुपए में अनाउंस किया है, 20 रुपए पर शेयर में अनाउंस किया है, 25 रुपए पे अनाउंस किया है, 100 रुपए पे, 150 पे, 500 पे, 600 पे, 630 पे, 780 पे, कितने पे आपने अनाउंस किया है। आपने राइट इशू प्राइस कितने पे अनाउंस किया है, राइट इशू प्राइस मतलब इशू प्राइस राइट शेयर का। इसके अलावा 2 प्राइसेस और होते हैं, एक होता है कम राइट प्राइस, एक होता है एक्स राइट प्राइस। कम राइट प्राइस आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा और एक्स राइट प्राइस आपको निकालना होगा। इसके चार्ट रिवीजन में लॉजिक्स तो मैं पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हम अभी पूरा रिवाइज कर रहे हैं। लॉजिक्स मैंने पूरे अपने रेगुलर कोर्स में और फास्ट ट्रैक कोर्स में मैंने पूरे डिस्क्राइब किए हुए हैं कि हम क्यों निकाल रहे हैं, काय को निकाल रहे हैं। हमारा स्टेप 1 है कैलकुलेट थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। कम राइट प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया होगा, राइट इशू प्राइस आपको क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि राइट इशू प्राइस है 20 रुपए, कम राइट प्राइस है फॉर एग्जांपल 45 रुपीज, मतलब आज शेयर का मार्केट में प्राइस चल रहा है 45 और हम शेयर इशू करेंगे 20 रुपीज में। फर्स्ट स्टेप है आपको एक्स राइट प्राइस निकालने का है। कैसे निकलेगा, फेयर वैल्यू बिफोर राइट मतलब कम राइट प्राइस, फेयर वैल्यू बिफोर राइट, राइट इशू करने से पहले का जो प्राइस था मतलब कम राइट प्राइस, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट।
राइट इशू करने से पहले कंपनी में कितने नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है? फॉर एग्जांपल 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, तो 1 लाख इंटू 45, ये कितना हो गया? 45 लाख। कंपनी कितने राइट इशू कर रही है? मान लीजिए कंपनी 30,000 शेयर्स राइट इशू में लाना चाहती है। कितने में? मान लीजिए 20 रुपीज में, मतलब एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस मतलब राइट इशू प्राइस। ये कितना हो गया? 45 इंटू 1 लाख, ये हो गया 45 लाख, और 30,000 इंटू 20 ये हो गया 6 लाख। तो कुल मिला के कितना हो गया? 51 लाख। मैं अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं 51 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू। राइट इशू होने के बाद शेयर कितने हो जाएंगे? 1 लाख और 30 मतलब 130, 1.3 लाख। ये वैल्यू आ गई 39 रुपीज समथिंग समथिंग। मैं राउंड ऑफ छोड़ रहा हूं, राउंड ऑफ में 39 में कर रहा हूं। तो ये 39 आया, इस 39 को हम बोलेंगे एक्स राइट प्राइस। 39 एक्स राइट प्राइस, जबकि कम राइट प्राइस आपका था 45 रुपीज। आप जानते हो इन दोनों में फर्क क्या है? बेसिकली 45 जो था शेयर का ओरिजिनल प्राइस नहीं था, बेवजह शेयर का प्राइस बढ़ गया था क्योंकि कंपनी ने राइट इशू अनाउंस कर दिया। टेक्निकली कंपनी के शेयर का प्राइस 39 रुपीज होना चाहिए। ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 1। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 बोलता है कि आपको राइट फैक्टर निकालना पड़ेगा, या उसको एडजस्टमेंट फैक्टर बोलते हैं। ये राइट फैक्टर एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है? कम राइट डिवाइड बाय एक्स राइट, मतलब 45 डिवाइडेड बाय 39। ये आपका राइट फैक्टर हो गया। ये जो राइट फैक्टर है, ये राइट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये राइट फैक्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। राइट फैक्टर क्या होता है मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये राइट फैक्टर का मतलब क्या होता है? राइट फैक्टर जो होता है, आपको इस राइट फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स थे राइट इशू से पहले उनके ऊपर। याद रखिएगा, ये राइट फैक्टर किसके ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है? लिख देता हूं, मल्टीप्लाई दिस टू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ओनली बिफोर राइट। राइट इशू से पहले जितने नंबर ऑफ शेयर्स थे उसके ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका राइट इशू डेट है 1 अगस्त। तो जो ये 1 लाख शेयर्स थे, ये 1 लाख शेयर्स 1 अगस्त से पहले थे, क्योंकि 1 अगस्त को तो आपने राइट इशू अनाउंस कर दिया होगा, तो आपके अब शेयर 130 हो गए। तो आप क्या करते हो? आप, ये तो आपका न्यूमरेटर हो गया, नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। डिनोमिनेटर को देखो करना क्या पड़ता है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। आप क्या करते हो? 1 लाख शेयर्स आपके पास थे, 1 लाख शेयर्स आपके पास थे, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे राइट फैक्टर को, मतलब 45 डिवाइड बाय 39 इनटू ये कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि अगस्त में आपने राइट इशू कर लिया, अगस्त में आपने राइट इशू कर लिया। तो ये 1 लाख शेयर्स आपके 4 महीने आउटस्टैंडिंग थे। आई बात समझ में कि नहीं? प्लस 1 लाख के बाद ये शेयर्स कितने हो गए बढ़ के? ये शेयर्स हो गए 130। सर क्या इस पे भी राइट फैक्टर इंटू करना पड़ेगा? नहीं, राइट इशू के बाद पे राइट फैक्टर इंटू नहीं करना पड़ेगा। अब ये कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग हो गए? ये आउटस्टैंडिंग हो गए 8 महीने के लिए। तो राइट इशू से पहले 1 लाख शेयर्स थे, 4 महीने आउटस्टैंडिंग रहे, उस पे आपने राइट फैक्टर इंटू कर लिया, और राइट इशू के बाद 130 हो गए, उस पे आपने सिंपली टाइम वेट ले लिया। इससे आपका ईपीएस आ जाएगा जो कि राइट इशू के बेसिस पर आपने निकाला। आई बात समझ में? सर हमें राइट इशू के केस में भी रीस्टेटेड ईपीएस पिछले साल का निकालना पड़ेगा? यस। लास्ट ईयर का जब आप ईपीएस निकालोगे तो आपको कुछ नहीं करना है। डिनोमिनेटर में आपके लास्ट ईयर कितने थे? 1 लाख शेयर्स थे, उसमें अगेन आप राइट फैक्टर इंटू करोगे, इंटू 12/12 ऐसा कर दोगे। लास्ट ईयर में तो ये पूरे साल भर का आउटस्टैंडिंग था। तो बेसिकली राइट इशू में रीस्टेटेड ईपीएस निकालने के लिए भी आपको ये जो राइट फैक्टर है ये लास्ट ईयर के डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस। सो दिस इज द राइट इशू। क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स बिफोर राइट इंटू राइट फैक्टर इंटू टाइम वेट प्लस टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इंटू टाइम वेट। तो याद रखिएगा, राइट फैक्टर आपको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ राइट इशू के पहले जितने आपके नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे उस पे। So guys, this was your AS20 earnings per share. I hope आपको ये AS20 अच्छे से समझ में आया होगा। ये चार्ट रिविजन्स हम बात कर रही है, चार्ट रिविजन्स जो हम वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं,
हमारा मेन इंटेंशन है कि एग्जाम टाइम में आपका क्विक रिवीजन हो जाए, जल्दी से जल्दी आप अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स का मैं चार्ट रिवीजन कर रहा हूं वो आपका क्विकली कवर हो जाए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले चार्ट रिवीजन वीडियो में। ये चार्ट रिवीजन वीडियोस आप जरूर अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो। ठीक है, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करके चलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज।